कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का ये फॉर्मूला शीट पूरी कंप्लीट करेंगे। ये सारा कुछ एक ही शॉट में होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना बेटा, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स को एक ही साथ कंप्लीट किया जाएगा। और ये रही पहली स्लाइड। देखो, मैंने हर स्लाइड को इस तरह से लिया है कि मुझे पढ़ाना क्या क्या है। ठीक है, इसमें मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, मुझे पढ़ाना क्या क्या है, ताकि मेरा कोई टॉपिक ना रह जाए। ठीक है, पहला चीज़ हम करेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, आप सभी को पता है रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। एमसीक्यू क्या बनता है, क्योंकि ये फॉर्मूला शीट है, तो इसमें यही चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, आप कुछ भी करो, आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओगे, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो मेरे हिसाब से ये बनता है, पाई क्या है। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल। और 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये क्यों है, जितने भी बार वाले नंबर हैं, बार वाले नंबर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, बार वाला नंबर क्या होगा हमेशा बेटा, रैशनल की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि इसका वैल्यू क्या था, 3.142857 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। जबकि पाई देखोगे 3.141592, मुझे तो भाई इतना याद है। आप बार डालने की कोशिश करोगे, बार नहीं डाल पाओगे। क्लियर, पहला नंबर। तो पहले हम लोगों ने ये सीख लिया, इसमें ये चीज़ सीख लिया। ठीक है, अगली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे रूट किसी भी प्राइम नंबर का, स्क्वायर रूट किसी भी प्राइम नंबर का वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होता है। किसी भी प्राइम नंबर का जो रूट होगा वो एक इरेशनल होगा। जैसे √5 हो गया, ठीक है, √23 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये सारे किस कैटेगरी के हैं, इस कैटेगरी के नंबर हैं। सेकंड, अगर इस कैटेगरी में देखा जाए तो इस कैटेगरी में बेटा क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसमें आपके पास आएगा क्या क्या आ सकता है, √25 जिसका रूट निकल सकता है, क्यूब रूट जिसके क्यूब रूट्स निकल सकते हैं पेयरिंग में, जैसे 27, ठीक है, 3 का होता है। ठीक है, और कुछ भी लेना, √81 हो गया। ठीक है, 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 729 पूछ ले तो ये 9 का होता है, ये 3 का होता है। तो ये ऐसे ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, और कोई बार वाला नंबर, हाँ कोई और बार वाला हो सकता है, कोई भी बार वाला नंबर। अब देखो, अब इसमें भी जो चीज़ है, बार वाला नंबर भी कैसा हो सकता है, जैसे 0.326 इसके ऊपर बार आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड टर्मिनेटिंग, मिक्स्ड रेकरिंग। ठीक है, जैसे 0.6 के ऊपर बार, डायरेक्ट ही बार, ये प्योर रेकरिंग है। ठीक है, प्योर रेकरिंग क्या होता है, जिसमें पॉइंट के बाद ही बार शुरू हो जाए। देखो, इसमें पॉइंट के बाद ही बार शुरू होगा। थोड़ा सा डिस्कशन आप नीचे कर लेंगे। इसमें क्या है, एक कोई भी पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ दे, 2 डिजिट, मतलब कोई सेट ऑफ डिजिट छोड़ के फिर स्टार्ट होगा, ये मिक्स रेकरिंग होता है। अब इसमें नंबर कैसा बनेगा, इसमें नंबर ऐसा बनेगा जैसे आप कर लो 1.4222422 आप बार डालने की कोशिश करोगे, बार ही नहीं डाल पाओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये नंबर, तो इस पर हम नहीं डाल पाएंगे बार। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको डिस्कशन कर लिया। प्योर और मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने थोड़ा सा डिस्कशन करना है नीचे, तो करते हैं हम इसका डिस्कशन। तो पहला आपको ये चीज़ तो मेरे ख्याल आई थिंक समझ आ गया होगा कि मैंने बोला क्या है। ठीक है, पहली चीज़। आगे देख लेते हैं फिर हमने पढ़ना क्या है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कलर का चेंजिंग कर लेते हैं पहले। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग कैसे कैसे होता है। अब टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशन है। टर्मिनेटिंग होना डेसिमल एक्सपेंशन का, वो भी 2 होता है। ठीक है, एक होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, एक हो गया, सॉरी, ये एक टर्मिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है,
टर्मिनेटिंग में तो रिमाइंडर जीरो ही हो जाएगा आपका, रिमाइंडर जीरो। टर्मिनेटिंग में जैसे कि पी बाय क्यू में जो क्यू होगा ना तुम्हारा, तो क्यू या 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा। क्लियर, 2 की पावर 5 और इसकी पावर में होगा। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो आई थिंक इतना भी चल जाएगा काम हमारा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब इसके बाद जैसे 2 की, और ये हो सकता है आपके पास 2 की पावर m हो जाए, 5 की पावर n हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप 5/4 लो, 5/4 कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, ये होगा। रिमाइंडर जीरो आ गया, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का फैक्टर होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 5 हो, 5/10 अगर आपको निकालना तो 5/10 कितना हो जाएगा, 5/10 आपके पास कितना होगा, 0.5। तो इन केस में रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, आगे जैसे 2/3, 2/3 ये 0.6 हो गया है ना, 6 बार, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 0.6 चलता जाएगा, मतलब 0.6 है ना। ठीक है, इतना आगे समझ, यहाँ पे ठीक किया था हमने, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये जब पॉइंट के बाद ही शुरू हो जाए तो ये क्या हो जाता है आपके पास, ये क्या चीज़ हो जाती है हमारे पास, प्योर रेकरिंग हो गया। ये क्या हो गया, प्योर रेकरिंग हो गया। ठीक है, अब मिक्स्ड रेकरिंग कैसा होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में एक टाइप हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की ये एक टाइप हो गई। और प्योर रेकरिंग की पहचान क्या होती है, जो पी बाय क्यू में जो क्यू है ना, क्यू में 2 और 5 फैक्टर में होगा ही नहीं, एनी नंबर, इसकी जगह क्या होगा, एनी नंबर बट नॉट, क्या नहीं होगा, ना 2 की पावर होगा ना 5 की पावर होगा। क्लियर, अब इसमें क्या होगा, ठीक, होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई। अब हम देखते हैं मिक्स्ड रेकरिंग कैसा दिखता है। जो मिक्स्ड रेकरिंग है उसकी पहचान क्या होती है। मिक्स्ड रेकरिंग नंबर, जैसे आप कुछ भी ले लो, मिक्स्ड रेकरिंग में हम क्या ले सकते हैं, जैसे 2 के साथ 3 कर लो, ठीक है, तो 3 और मान लो एक 2 भी कर दिया, तो 2/2/6 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये तो सॉरी कटिंग ही हो जाएगा ना, ऊपर से तो ये तो कट ही हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर रख ले हम लोग 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5/6 हो जाएगा। और ये जो 5/6 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, देखो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो गया, और 8/48, फिर 2 0, 6 18, ठीक है, फिर 6 18, मतलब ये रिपीट होने लगा, पर किसके बाद 0.8 के एक डिजिट छोड़ के फिर ये रिपीट होना शुरू हुआ। तो ये किसकी एग्जांपल है, मिक्स्ड रेकरिंग की एग्जांपल है। ये वैसे सारे ही किस कैटेगरी में आ गए थे, हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गए थे, है ना। ये सारे किस कैटेगरी में आए थे बेटा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आए थे। क्लियर, तो हम लोगों ने इन चीज़ों को तो समझ लिया अच्छे से, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चन अगर आएंगे। क्लियर, तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे बेटा हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगली चीज़, रैशनल में अगर इरैशनल नंबर जोड़ा जाए, रैशनल प्लस इरैशनल, ठीक है, तो वो तो हमेशा क्या बनाता है, रैशनल प्लस इरैशनल इरैशनल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक इरैशनल नंबर बनाएगा। ठीक है, जैसे 3 + √5 वो क्या बनाएगा, एक इरैशनल नंबर ही बनाएगा। आप 3 - √5 करोगे तो वो भी एक इरैशनल नंबर बनाएगा। 3 × √5 करोगे तो भी एक इरैशनल नंबर। 3 / √5 करोगे तो भी एक इरैशनल नंबर। तो हम लोगों ने ये सीख लिया, रैशनल में प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो या डिवाइड करो, तो इरैशनल नंबर अगर यहाँ पे होगा तो हमेशा इरैशनल मिलेगा। बट एक क्वेश्चन और आता है, इरैशनल नंबर में अगर इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, इरैशनल नंबर में इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो ये मे बी वाले केस हो जाते हैं, मे बी रैशनल और इरैशनल, मे बी रैशनल और
इरेशनल। आप किसी भी केस में देख सकते हो, ये रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल बता देता हूँ। चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना आप, चाहे डिवाइड कर लेना, चाहे माइनस कर लेना, चाहे प्लस कर लेना। मैं 2 एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे इरेशनल नंबर √2 है, ठीक है, √2 एक इरेशनल है, √2 भी, ये भी एक इरेशनल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √4 बनेगा, √4 का क्या हो जाएगा, रैशनल। तो ये क्या आ जाएगा, मे बी रैशनल दिखा दिया मैंने। और देखो अब एक और दिखा देता हूँ आपको, √2 और √7, तो ये क्या होगा, √14, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्या हो गया, इरेशनल। तो ये मे बी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एक और केस दिखा देता हूँ आपको, √3 + 2, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। 2 - √3, इनको प्लस करना है, 2 - √3। जब इनको प्लस करोगे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो 4 क्या, एक रैशनल। तो इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर में भी रैशनल। अगर एक और दिखा देते हैं आपको, √3 + 2 + √3 + 5। आप देखो √3 2√3 और ये क्या होगा, 7 होगा। तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो ये सारे केस को डिफाइन करता है। सम टाइम इरेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल में भी रैशनल इरेशनल हो सकते हैं। क्लियर। आगे तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, ये चीज़ सीख लिया, रैशनल इरेशनल ये चीज़ें सीख ली, ठीक है। अगर अब एक और जो चीज़ अगर हमें सीखनी है तो वो हम सीखेंगे एक और चीज़, ये चीज़। अब रैशनलाइजेशन रह गया, बस रैशनलाइजेशन ख़त्म करके पहले चैप्टर को रैप अप कर देंगे। तो रैशनलाइज हम सभी को पता है रैशनलाइज करते कैसे हैं। जैसे x अपॉन √a + b है, तो हमें क्या करना है, जो भी दिया हुआ इसके ऑपोजिट साइन यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे, और वही सेम चीज़ उठा के इधर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर ये x × √a - b हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b लग जाएगा, मतलब √a का स्क्वायर -√b का स्क्वायर। आगे नहीं, आगे आप देखना, वही कटिंग करके जो जो बनेगा वो आप लोग देख लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जब कटिंग हो जाता है, ठीक है। नहीं तो a² - b² लगे, यहाँ पे तो रूट है ना। अगर मान लो ये x अपॉन √b होता मान लो, तो हम क्या करते, √b इधर रखते, √b इधर रखते, काम खत्म, ठीक है। तो x × √b अपॉन √b × √b b हो जाता। मतलब यही है कि जो चीज़ यहाँ पे रखा जाएगा सेम चीज़ यहाँ पे रख के रैशनलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर था। अब चलते हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ, ठीक है। पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम सब पढ़ेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा टॉपिक है। पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे क्या, पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, सिंगल वेरिएबल होता है। क्या होता है बेटा, सिंगल वेरिएबल होता है। ये ज़्यादा है अभी भी इसके पॉइंट, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे मान लो ये किस में होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। और दूसरी बात, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव। पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का पावर है, किसका देखना आपको, वेरिएबल का पावर, कैन नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, ठीक है। ना ही नेगेटिव हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। क्लियर। तो जैसे पहली बात है हमारे पास, जैसे आप लोगों ने लिख लिया 3x² + 5x + 6, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल भी है। यस। पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ये है, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव में है, ना ही नेगेटिव में, ना ही फ्रैक्शन में। तो पहला तो है। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं दूसरा ऑप्शन बनाऊं, ठीक है, तो जैसे हमने बना दिया 4x⁵ + 3y + 6, क्या ये है, नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सिंगल होना चाहिए वेरिएबल, यहाँ पे तो सिंगल है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड हमने सीखा कि अगर एक और बनाना हो, 4x⁴ + 3/2x, ठीक, क्या ये है, नहीं, क्योंकि अगर ऊपर लेके गए x⁻⁻ माइनस में हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता पॉलिनोमियल, ठीक है। चौथा,
अगर मैं ऐसे करूँ 4x की पावर माइनस का 5 प्लस 3x की पावर ये हो गया 5/2। मैं फ्रैक्शन में डालना था मुझे। ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे करता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं, ऐसे करता हूँ, ठीक है ना। ये देखो फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, रूट में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं पॉजिटिव पावर। तो ये क्या क्या है, नहीं ये नहीं है, क्योंकि इसके पावर क्या होगी, फ्रैक्शन में होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए वाला हो गया। अच्छा, एक बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं पांचवा ऑप्शन भी डाल देता हूँ। जैसे 5x की पावर 6 प्लस 3x प्लस 5 की पावर माइनस का 3। बेटा तुमने माइनस की पावर तो देख ली, पर किसकी पावर हमने बोली है, वेरिएबल का पावर। कांस्टेंट नंबर तो जैसा मर्जी रहे, तो ये भी है, ठीक है। तो ये तो पहली बात ये पता होनी चाहिए थी। अब चलते हैं हम अपने डिग्री के कॉन्सेप्ट की तरफ। डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो डिग्री कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या बोलता है, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ किसका, वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हाईएस्ट पावर किसका बेटा, वेरिएबल का। अब जैसे 3 की पावर x की पावर 14 प्लस 5x की पावर 6 प्लस 10 की पावर 100। तो कई की बच्चे टिक लगाएंगे जी पावर 14 है, 6 है, 100 नहीं, पावर किसका, वेरिएबल का। तो वेरिएबल तो ये एक ही इधर है, एक ही इधर है, इसमें 6 या 14 में से कौन हाईएस्ट है, तो ये। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 14। अगर कॉफिशिएंट का उसने कॉन्सेप्ट पूछना है, कॉफिशिएंट का, तो कॉफिशिएंट में वो क्या पूछेगा आपसे, कॉफिशिएंट में क्या पूछेगा बेटा, कॉफिशिएंट निकाल दो जी इसका, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 14। तो x की पावर 14 का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, x की पावर 14 ये रहा, उसके साथ क्या है 3, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर, मतलब ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, रह गया लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो लीनियर क्वाड्रेटिक को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं, ठीक। तो होप आप सभी को ये चीज़ समझ है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम ज़्यादातर तो लीनियर और क्वाड्रेटिक ही पढ़ते हैं 9th-10th में। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी पढ़ लेते हैं कई बार, चलो क्वाड्रेटिक भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और क्यूबिक भी पढ़ लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री क्या होती है बेटा 1, इसकी डिग्री क्या होती है 2, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होती है 3, इसकी डिग्री क्या हो गई 3, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ax प्लस बी, ऐसे लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको कैसे लिखा जाएगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी आना था यहाँ पे कांस्टेंट, प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो ये हो गया इनके बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा। आगे चलते हैं हम, अब करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखो पहली आइडेंटिटी क्या है, पहली आइडेंटिटी आप सभी को पता है, छोटी सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हमने उठाई है, ठीक है। x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या आ जाता है, x का स्क्वायर होगा, हाँ होगा, a और b जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, उसमें x से यहाँ पे आएगा, a और b क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक और कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 आइडेंटिटीज पहले पढ़ते हैं, तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर करो प्लस b का स्क्वायर करो। इधर भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी सेम रहता है। कहीं बच्चा सोचे भी नहीं ए माइनस बी है तो ये डाल दूँ, तो ये पहली 2 आइटम तो दोनों में सेम रहेगी। इसमें क्या होता है, माइनस का 2a भी लग जाता है, इसमें क्या लगता है, प्लस का 2a भी लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बस आपको, कि कन्फ्यूजन ना रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा नहीं होता। क्लियर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है जी, चौथा हो गया। तो पांचवा नंबर क्या है, क्यूब वाले फॉर्मूले। ए चलो एक रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो तो आप सभी को आता है। ए का स्क्वायर करता है जी, बी का स्क्वायर करता है, फिर सी का स्क्वायर करता है, फिर 2ab करता है, फिर 2bc करता है, फिर 2ca करता है ना। तो ये हो गए 5 फॉर्मूले। 6 नंबर का फॉर्मूला, 6 नंबर करेंगे हम, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले ये क्यूब वाले ऐसे वाले कहते हैं, 6 हो गया और ये 7 हो गया। इन दोनों की अगर चीज़ें देखी जाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इधर कॉमन हो गया, इधर ए प्लस बी कॉमन हो गया, ए प्लस बी हो गया। तो इधर क्या लिखोगे आप, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करो प्लस बी का स्क्वायर करो। ठीक है, इधर भी ए का स्क्वायर करो, इधर बी का स्क्वायर करो। ये माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। प्लस का क्या आएगा, 2ab, सॉरी 2ab नहीं आता, यहाँ पे ओनली ab आता है। ठीक है, ये प्लस का ab आ गया, यहाँ पे क्या आ जाता है, यही चीज़ माइनस के ab के साथ। क्लियर। तो हमने ये 7 आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं। अब चलते हैं हम 8वीं आइडेंटिटी की तरफ। 8वीं क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो देखोगे फिर ध्यान से, तो a प्लस बी का होल क्यूब कर लेते हैं, एक a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो इसको लिखने के तरीके क्या हैं, 2 तरीके रखते हैं हम लोग, 8 और 9। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, कई की ऐसे लिख देते हैं, और कई बुक्स में ऐसे दिया होता है कि ए क्यूब करो बी, वही चीज़ है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना। 3ab इंटू ए क्या हो गया, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। इधर क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो बेटा ये क्या होगा, ए का क्यूब करो माइनस बी का क्यूब करो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 10th नंबर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर होता है, ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी करो, फिर इधर क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। ठीक है, ये हो गए बेटा हमारे फॉर्मूले। तो हमने ये सारे फॉर्मूले आपके लिए रखे हैं, ये वाले। एक और इसमें से बन जाता है कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी को मैं 0 पुट कर दूं, तो ये चीज़ 0 हो गई, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब, अब ये माइनस का 3abc उधर आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये 10th का ही एक डेरिवेटिव है कि यहाँ से अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, ये माइनस का 3abc इधर आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो आई थिंक यही है फॉर्मूले 2nd चैप्टर के, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ये फॉर्मूले रहे। ठीक है, अब करते हैं हम आगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नेम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी को पता है, ये तभी मैंने ग्राफ लिया है, पहले एक सीधी लाइन लगाने की मैं कोशिश करूँगा, और ये लग गई मुझे से लाइन। ग्राफ भी बनाया ताकि आपको एक पूरी नॉलेज हो ग्राफ की। ठीक है, इसीलिए हमने पूरी फीलिंग के साथ इसमें ग्राफ पेपर को उठाया है। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखो, अब ये क्या है x, ये क्या है x, ये क्या है x डैश। ठीक है बेटा, तो ये क्या रहेगा 1 2 3, ये इसके सारे प्लस के रहे पॉइंट 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, इसके माइनस के 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये x के माइनस के पॉइंट, ये रहे y और ये रहा y का डैश पॉइंट।
तो ये हो गया 1 2 3 4, ये माइनस के इसके, माइनस के 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या, किसी भी कोऑर्डिनेट को आप x, y में लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे बेटा, x, y में, x, y में। और पहले वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एबसीसा, एबसीसा। और y वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, y वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। पहली बात तो हम लोगों को ये समझ आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा ये x में और यहाँ से, तो यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों चीज़ें पॉजिटिव, x वाली चीज़ भी पॉजिटिव रहती है, y वाली भी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे x वाली वैल्यू माइनस में रहती है, y वाली वैल्यू प्लस में, x वाली वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में रहती है। इधर आ जाओ, x की वैल्यू भी माइनस में, y की वैल्यू भी माइनस में, ठीक है। इधर x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है जी, ये फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये कौन सा होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमने चारों क्वाड्रेंट को बना दिया, क्लियर। अब ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन, क्लियर। ओरिजिन क्यों नहीं है बेटा, ये यहाँ पे ओ है मेरा पॉइंट, ठीक है। और आप समझ लो इसको, ओरिजिन, ठीक है। और इसके पॉइंट क्या होते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है, 0,0, क्या होता है बेटा, 0,0। ये इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। अब रह गया हमारा ये मिरर इमेज और वाटर इमेज आपको समझाना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर मिरर इमेज और वाटर इमेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज होता क्या है। देखो, मिरर इमेज और वाटर इमेज का एक सिद्धांत क्या है, एक प्रिंसिपल क्या है कि मान लो 2,3 का फ्रॉम x एक्सिस से आपको क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। क्या निकालना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज या वाटर इमेज एक ही बात है। अब मिरर इमेज भी निकाल सकते हो, वाटर इमेज भी निकाल सकते हो, ठीक है। वाटर इमेज तो नीचे ही बनेगा, जैसे ये है, पानी के ऊपर m ऐसा दिख रहा है, तो उतने ही डिस्टेंस के ऊपर पानी में ये कैसा दिखेगा, ऐसे w दिखेगा m, इसकी वाटर इमेज होगी, ठीक है। अगर मिरर इमेज देखना हो इसका, जैसे मान लो इस पे आप, ये मिरर है, मिरर पे आप l को देखोगे तो l कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, लेफ्ट अपीयर टू बी राइट, राइट अपीयर टू बी लेफ्ट। और वाटर में क्या होता है, ये वाटर इमेज, वाटर में जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे दिखेगा, नीचे में सिमेट्री दिखेगा। इसमें लेफ्ट वाली चीज़ राइट में दिखेगी, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में दिखेगी। पर ये साइंस में चला गया, वो नहीं पूछेगा हमसे एक सिंपल सा सवाल पूछेगा कि मिरर इमेज फ्रॉम एक्स एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस से पूछा है, तो ये एक्स वाली लाइन होगी, तो एक्स वाली लाइन को आप मिरर समझ लोगे एक टाइम के लिए, ठीक है। तो ये मिरर हो गया आपके पास। तो 2,3, तो 1 और ये हो गया 2, ये क्या हो गया 1 2 3, तो ये क्या होगा बेटा 2,3 हो गया पॉइंट। तो इसका क्या निकालना हमें, मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, जितना ऑब्जेक्ट ऊपर होता है उतना ही मतलब जितना इधर होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इधर इमेज का डिस्टेंस होगा, तो इमेज का डिस्टेंस भी इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ पे जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है। अगर ये मतलब जितना इधर होगा, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा मिरर से उतना ही इमेज की दूरी होगी मिरर से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 2, -3। अब मैं ऐसे से बार बार डायग्राम तो बनाऊंगा नहीं। अगर फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो मिरर इमेज इसका क्या होगा, मैं जो जो ये वाला डिस्टेंस y पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी इसका पॉजिटिव लगा है तो नेगेटिव रख दूंगा, नेगेटिव हुआ तो मैं पॉजिटिव कर दूंगा, ठीक है, पहली बात। अब ये भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट का और मिरर का जो इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस पूछ ले। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का अगर डिस्टेंस पूछ ले फिर तो भी हो जाएगा काम। आपको क्या करना है, आपको जो y पे पॉइंट दिया हुआ है ना, y
y पे पॉइंट का डबल कर देना, y पे पॉइंट का डबल कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, आप देख सकते हो 6 यूनिट। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस चेक कर लो, चेक करो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, 3 ये हो गया 3 ये होगा, टोटल कितना हो गया 6 हो गया। देखो वही हुआ ना, ठीक है। एक चीज़ रह गया हमारा, एक चीज़ क्या रह गया, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ये चीज़ें पूछ लेता है। तो अगर ये चीज़ पूछता है तो इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है वो आपसे ये ऐसे पूछ ले कि मान लो एक पॉइंट है 3,8,15 है, 8,15, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, तो ये एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पॉइंट, तो इसे खिसका देते हैं इधर, थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, पहले हम बना ही ले, ठीक है। तो इधर से आ जाए आपके पास मान लो 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो यहाँ पे 15 होगा, तो मान लो ये पॉइंट लग गया आपके पास 8 और 15, 8 और 15। पहले पूछे भी 8,15 का फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो आपको एक्स एक्सिस से इसकी दूरी बतानी है। एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, एक्स एक्सिस से ये वाली दूरी होगी, ये दूरी होगी ना, और ये दूरी कितनी है यहाँ पे 15 फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी एक्स एक्सिस का पूछे तो आपको कौन सा डिस्टेंस टिक लगाना है, वाई वाला। फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 15 यूनिट, कितना बेटा 15 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे अगला क्वेश्चन पूछे फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से पूछे, देखो बेटा अगर वाई एक्सिस से पूछे तो हम कौन सा डिस्टेंस चेक करेंगे, एक्स वाला, तो एक्स वाला ये यहाँ से, ठीक है, ये रहा ये डिस्टेंस 8 हो गया। फ्रॉम वाई एक्सिस से क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया एक्स वाला, देखो वाई एक्सिस से हम एक्स वाला डिस्टेंस देखेंगे, तो डिस्टेंस इसका क्या हो गया 8 यूनिट। नेक्स्ट अगर पूछ ले आपसे भी ओरिजिन से निकालो, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन का पॉइंट ये हो गया, ओरिजिन से इसकी दूरी निकालनी है, तो ये डिस्टेंस निकालना है आपको ये वाला। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आपके पास ये हो गया बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे आप लगा दोगे हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेस कितना है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 15 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 होता है, वैसे 2897, 8 15 17 ट्रिपलेट भी होता है अगर आपको पता हो। तो ये 279 और 279 किसका होता है 17 का, 289 सॉरी, यहाँ पे 289 200 289 किसका होता है 17 का, ठीक है। 5 4 9 6, हाँ ठीक है, सही है सही है भाई, सही है सही है। तो ये कितना हो गया 8 15 17, ट्रिपलेट भी होता है मुझे पता ही था, 17 का स्क्वायर 289, वैसे भी निकाल सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस से पूछ ले तुमसे, वाई एक्सिस से पूछ ले, फ्रॉम ओरिजिन से पूछ ले, तो इस तरह से आंसर निकाले जाएंगे, ठीक है। अब है आपके पास नेक्स्ट चैप्टर, वो है लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो है आपके पास लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में 3 4 इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होता है 1 होता है। सॉल्यूशन कितने होते हैं इनफाइनाइट। सॉल्यूशन इसके कितने होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे लीनियर इक्वेशन को लिखा कैसे जा सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपके चैप्टर का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल हमने कितने लिए हैं, 2, एक्स और वाई। एक्स लिया और वाई लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए बनाओ, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू ए का ग्राफ कैसे बनेगा, ये मान लो ये इस तरह से है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो ए है, एक्स पे वैल्यू क्या है, ए है। तो ये कौन सी लाइन है, ये एक्स वाली लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, वाई वाली लाइन है। तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा। तो ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट था। तो ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू बी। बताओ y इज इक्वल टू, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू बी। तो ये x वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है। तो y पे कोई वैल्यू है, मान लो यहाँ पे है b वैल्यू, तो ये लाइन होगी। तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू बी क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। वो x एक्सिस वाली लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। y इक्वल टू बी पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर। तो इसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, या ये पूछ लेता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। और क्या पूछते हैं, और इसमें से अगर पूछता है जैसे इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर इज डिविजिबल बाय x की पावर 100 प्लस 50x, ठीक है। तो आप इस डिवाइडेड पूछ ले, एक ऐसा भी मतलब इज डिवाइडेड बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। इज डिविजिबल बाय दिस, यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे k कर दिया उसने, ठीक है। इज डिविजिबल बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पे पुट करो, x की जगह पे -1 का ये 150k, तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर आपके पास प्लस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/50। ये हो गया आपका आंसर, ये हो जाता है। या एक और क्वेश्चन बन जाता है, इफ जैसे 5,17 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कुछ भी बोल दें, इक्वेशन ax प्लस ऐसे कर दे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू, अपनी तरफ से बना रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर दे दिया कोई, ऐसा भी हो सकता है, कोई नंबर दे दे 5x प्लस 6y इक्वल टू 18, कुछ भी दे दे, प्लस k इज इक्वल टू 0 रख दे। तो यहाँ पे भी आप x की वैल्यू तो क्या है, यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू क्या है 17, तो इसमें पुट करोगे k की वैल्यू निकल जाती है। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें और तो निकलते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में आपके पास 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है, आपको इसमें पहला क्वेश्चन पूछ लेता है एक्सिम से, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है पोस्टुलेट से। पहली बात तो ये पता होना चाहिए एक्सिम और पोस्टुलेट्स में फ़र्क क्या है, ठीक है। एक्सिम और पोस्टुलेट्स, एक्सिम क्या होता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, ठीक है। तो अगर ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसके साथ ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना इसको प्रूफ चाहिए, नीड नॉट प्रूफ, नीड नॉट प्रूफ, नीड नॉट प्रूफ, ठीक है।
तो दोनों में फ़र्क तो कोई ना कोई तो होगा। हाँ है फ़र्क। क्या फ़र्क है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है नीड नॉट प्रूफ, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है रिलेटेड टू ज्योमेट्री, रिलेटेड टू, इसमें ज्योमेट्री के साथ होगा। किसके साथ होगा बेटा? ज्योमेट्री के साथ। जैसे आप एक सर्कल बनाना है, आप किसी भी रेडियस का बना लो सर्कल, ठीक है, इसमें क्या यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जैसे ए बी के बराबर है, आप ए में भी 2 ऐड कर दो, बी में भी 2 ऐड कर दो, आंसर तो सेम रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ नीड नॉट प्रूफ, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है पर रिलेटेड टू पोस्टुलेट्स क्या होता है? ज्योमेट्री के साथ। अब इसके बाद अगला है थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? एक प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब इसको प्रूफ चाहिए, प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब इसको प्रूफ रिक्वायर प्रूफ ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है, रिक्वायर प्रूफ। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं इस तरह से, हाँ, तो आगे एक क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट है, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते। तो पॉइंट की डायमेंशन क्या होती है? पॉइंट हैज़ डैश डायमेंशन। क्या इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेजर, आमतौर पे हम इसको मेजर नहीं कर सकते। बाकी इसके लिए स्क्रू गेज वगैरह चाहिए, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट तो शायद हो जाए, तो पर मैथ में तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। पॉइंट हैज़, पॉइंट की एक 0 डायमेंशन है, ठीक है। लाइन, ये ऐसे लाइन लगा दी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो किसकी कितनी इसकी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 1 हो गई डायमेंशन, ठीक है। अब उसके बाद लाइन हो गया, उसके बाद प्लेन, प्लेन कैसे? जैसे रेक्टेंगल बना दिया, तो इसकी क्या है? एक लेंथ है और एक विड्थ है, तो प्लेन हैज़ डैश डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? 2 डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़, जैसे मैंने ये बना दिया, ये क्या बना दिया? एक सॉलिड, ये क्या बना दिया? क्यूब बना दिया, तो सॉलिड की कितनी डायमेंशन होगी? सॉलिड हैज़ डैश डायमेंशन, इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो इसकी कितनी डायमेंशन होगी? 3 डायमेंशन होगी, ठीक है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में इतना ही है, एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। लोग ये, तो इसमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये 2 पैरेलल लाइनें एक ट्रांसवर्सल होती है, इसमें 2 अंदर की तरफ एंगल हो तो क्या बात है, अगर 2 एंगल ऐसे हों जेड की शेप में बताए तो क्या बात है। आप लगातार लिखते जाओ ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है तो क्या बात है, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है तो क्या बात है, ठीक, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है तो क्या बात है, और ये सीधी लाइन है तो ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। और कुछ रह गया? हाँ ये रह गया जी, चलो दोनों ऐसे अब बाहर की तरफ हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं सभी को, पहले अगर दोनों एंगल अंदर की तरफ हों और एक ही तरफ हों तो इसको बोलते हैं पहले और दूसरे का सम मिला के 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। कौन से? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये चीज़ और ये चीज़, ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल्स। कौन से? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट कौन से हैं? ये इंटीरियर वाले हैं, अल्टरनेट अंदर की तरफ है जेड के, ये ठीक है। और ऐसा ही है ये चीज़ और ये चीज़, ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए, ये कौन से हो गए? ये सेम बना दिया मैंने, हाँ ये तो सेम ही बना दिया, है ना। तो ये शेप को उड़ा ही देते हैं, ये शेप 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो आगे क्या हो सकता है? ये कौन से एंगल हैं? 1 और 2, ये कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे।
ठीक है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। इसमें क्या था, दोनों अंदर की तरफ थे। और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा एंगल बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एक सीधी लाइन पे सबका सम मिला के क्या होता है, 180। एंगल ऑन सेम, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों ने ये चीज सीख लिया। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे कुछ है हमारे पास, हाँ है, रिफ्लेक्स। जैसे मान लो रिफ्लेक्स पूछा है तुमसे एंगल एक्स का, तो मान लो ये एंगल एक्स है हमारे पास, तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, इसको पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, ये उसका रिफ्लेक्स होगा, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रिफ्लेक्स के केस में क्या रहे हैं, 360 में से जो एंगल दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, एंगल एक्स को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या सीखना है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम इसमें क्या होता है, 90 डिग्री। एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री। और थर्ड क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कैसे, जिनका एंगल का सम क्या होता है 180, इनमें एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने ये सारा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया सारा। सेम शेप साइज, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, ये है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। ट्रायंगल की पहली चीज़ क्या है कि सेम शेप होती है, सेम साइज होता है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, ट्रायंगल, रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी आप सभी को पता होने चाहिए। जैसे ये दो ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, ठीक है, अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए और बीच में एंगल हो, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, साइड एंगल साइड के साथ। अगर हमारे पास फिर यही चीज़ है सेम इस तरह से, अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और बीच में साइड हो, एक ये हो गया, एक और ले लेते हैं एंगल वाला, ये एंगल इसके यहाँ पे, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो क्या अगर ये साइड बाहर की तरफ हो तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है और ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, बीच में साइड लिया, बाय एंगल साइड एंगल। और ये कैसे होता है, बाय एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये साइड एंगल साइड, तो हमने 3 पढ़े। आगे क्या हो सकता है, आगे कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या चीज़ें हो सकती है, या ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड 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 रूल। इधर देखते हैं फिर। अच्छा, अगर आप ऐसे लो, एक 90 डिग्री साइड लो, ठीक है, जैसे मैंने 90 डिग्री साइड ली दोनों में, और एक हाइपोटेन्यूज साइड लो, और जैसे दूसरी कोई भी एक साइड ले लो, जैसे ये वाली साइड इस साइड के बराबर ले ली, एंगल एक 90 डिग्री और एक हाइपोटेन्यूज साइड जरूर लेना है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय RHS। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या आ सकता है इनमें से कौन, जैसे ये 5 पता है तुम्हें, वो ऐसे पूछ ले इसमें से कौन सा रूल नहीं है, तो आपको 5 तो पता होने चाहिए, बाकी जो बच जाएंगे वो नहीं वाले केस हो जाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में और तो कुछ खास है नहीं, और भी चीज़ है, सॉरी हाँ है, आगे ये अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली बात, तो हमने ये 5 चीज़ें पढ़ी, आगे 2 और चीज़ें हैं, एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं। पहली चीज़, अगर मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें अगर 2 साइड इक्वल है, इफ़ AB इज इक्वल टू AC,
तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं फिर एक और रूल। ठीक है, एक ये हो गया, एक इधर कर लेते हैं। ए बी सी, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड होंगी ए सी और ए बी, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये चीजें यूज होंगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखो, इसमें मैंने सारे चैप्टर लिए हैं। किसी स्कूल में ये चैप्टर कट भी हो सकता है ना, कोई भी चैप्टर कटवा दो, है ना, तो अपना अपना सभी का एक हिसाब है। तो मैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी लूँगा। पहले में है, आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है, 4 एंगल का सम कितना होता है, 360। 4 एंगल का सम कितना होता है, 360। अब ये भी पूछो कि ये कैसे आया, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है एंगल सम प्रॉपर्टी का, जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो। एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या होता है कि जैसे n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180, n क्या होता था, नंबर ऑफ साइड, n क्या होता था, नंबर ऑफ साइड। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड कितनी है इसमें, 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, तो ये 2 इंटू 180 360 हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज चार्ट है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। हम 4 के बीच का डिफरेंस बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड, 4 साइड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती हैं, 4 साइडें। तो ऐसे करते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाले बनाते हैं। पहले एक ये इसमें लिख लेंगे पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ नहीं सीखी थी मैंने, ये फिर ये ऐसे, फिर ये गलत हो गया, नहीं ये नहीं, नो नो नो, फिर ऐसे करते हैं। एक और लेना ना हमने, ये लो जी, हो गए 4। ये तो रावण की तरह निकालने लग गया उसके, कैसे होगा, अनलॉक कर दो, अब नहीं निकलेंगे इसमें से। और ये क्या करने लग गया, ज़्यादा कुछ सीख लिया। तो ये हो गया हमारे पास ये चार्ट क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, मैंने ज़्यादा सजाने की कोशिश कर दी लगता है। क्वाड्रिलेटरल में हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे कर लेते हैं रेक्टेंगल, यहाँ पे रोम्बस, यहाँ पे पैरेललोग्राम। ठीक, थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब पहली चीज, ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कहने का मतलब क्या, अगर ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, तो सारी साइडें क्या हैं इस केस में, इक्वल हैं। ए बी सी डी और डी ए।
अगर ऐसा कोई और है, कौन है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं इसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें आप बोल सकते हो कि ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है बेटे, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है, पहला पॉइंट इसका, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी क्या होता है, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये भी क्या होता है, ए बी, इसमें ओपोजिट साइड इक्वल है, ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल होगा, डी ए के, बी सी किसके इक्वल होगा, डी ए के। वैसे ही सेम केस इधर, ए बी सी डी के इक्वल और बी सी डी ए के इक्वल। अगली चीज सेकंड है, सेकंड क्या है हमारे पास, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। स्केयर में ऑल एंगल्स क्या होते हैं, ऑफ 90 डिग्री। ऐसे ही इसमें भी होता है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एंगल ए बी सी डी, ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के। इसमें भी ए बी सी डी सारे क्या होंगे, 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, नो एंगल्स आर इक्वल, नो एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे एंगल ए सी के इक्वल होगा, एंगल बी डी के इक्वल होगा, ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए एंगल बी डी के। इसमें ना एंगल ए बी सी डी कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल किसमें, स्केयर में। डायगोनल किसको बोलते हैं, ये ए सी और बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसमें डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें भी डायगोनल्स आर इक्वल, क्लियर। ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसमें तीसरा पॉइंट, क्या डायगोनल्स इक्वल होते, नहीं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होते। ये सभी का तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, डायगोनल, ये पॉइंट अगर ओ है, डायगोनल बाइसेक्ट सभी के करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट सभी के करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को यहां से उठाया जाए, ये क्या है, कौन सा ऑप्शन है, ये सेम इधर, क्या हो जाता है, ये आत्मा नहीं होगा, ले भाई तू आ जा, उसके बाद लो जी, फिर अब तू चल भाई आत्मा, ये आ जा आत्मा, इसमें नहीं आ रही आत्मा। चलो कोई बात नहीं,
इसमें लिख देते हैं फिर हम लोग, थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट, चलो टाइम तो बचाया हम लोगों ने। डायगोनल बाइसेक्ट सभी के करते हैं बाइसेक्ट तो, ठीक है। ईच अदर, बट एट 90 डिग्री किसके करते हैं? एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री इन दोनों के बाइसेक्ट 90 पे करते हैं, बाकियों के नहीं करते, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, तो ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्कशन क्वाड्रिलेटरल का जो पहली एक्सरसाइज की है, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी 2 पॉइंट और रह गए हैं मेरे, मैं वो आपके सामने लगाना चाहता हूँ। तो 2 पॉइंट क्या है? वो रिजल्ट्स हैं। चलो रिजल्ट्स मैं अगले पे उठाता हूँ, ठीक, रहने देते हैं, हम यहाँ पे उठाते हैं रिजल्ट्स। तो आगे है आपके पास जो सेकंड एक्सरसाइज है इसकी रिजल्ट्स की, वो मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? पहले मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास एक ये लाइन है इस तरह से ए बी सी, अगर और इसमें अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये अगर इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर सॉरी डी एंड ई आर मिड पॉइंट, अगर डी और ई मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट, तो हम बेटा क्या लिख सकते हैं कि डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। क्या होगा? डी पैरेलल बी सी, पहली बात। और ये लाइन अगर ये लाइन एक्स है तो ये उसका डबल होगी, ये क्या होगी? 2x होगी, ठीक है, ये याद रखना। डी ई और बी सी का जो रिलेशन होगा, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो डी हाफ ऑफ बी सी, ये भी बोल सकते हैं ना। अगर ये लाइन x है तो ये लाइन 2x है, तो बी सी की जो वैल्यू होगी 2 टाइम्स डी ई हो, ऐसे भी बोला जाता है। ये क्या है आपके पास? मिड पॉइंट थ्योरम। एक होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। आगे है हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास ये इस तरह से है ए बी सी और डी अगर मिड पॉइंट है, इफ डी इज मिड पॉइंट, इफ डी इज मिड पॉइंट, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है, ये लाइन, एंड डी पैरेलल बी सी, एंड डी पैरेलल बी सी, तो क्या हो गया बेटे? ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखो। आगे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या है वो? ध्यान से देखना। वो क्या है कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे ए बी सी डी और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर इनको जोड़ दें तो अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है बेटा। जैसे ये इससे जोड़ दिया, इसको फिर ऐसे जोड़ दिया, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, फिर ऐसे जोड़ दिया, तो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ बनता है। अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो पॉइंट जोड़ के जो चीज़ बनेगी ना, जो इसके पॉइंटों को जोड़ के जो ये चीज़ बनेगी, वो हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। क्या बनता है? तो ये एमसीक्यू में आता है बेटा कि क्या चीज़ें बनती हैं। अभी मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो पूछे दूसरा, अगर पैरेललोग्राम अगर ए बी सी डी है तो पी क्यू आर एस जो मिड पॉइंट है, इनको जोड़ के क्या बनेगा? तो वो भी क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। क्या बनेगा बेटा? पैरेललोग्राम, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो उसके जो मिड पॉइंट जोड़ के जो चीज़ बनेगी यहाँ पे, वो क्या बनेगी? एक रोम्बस बनेगा। ये बेटा एमसीक्यू है, आते आते हैं, आप कौन सा भी बुक खोल के देख लेना, वो कहेगा कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट जोड़ के
एक ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके मिड पॉइंट अगर जोड़ोगे तो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। चौथा, आर वाले से आर ही बनता है, रोम्बस जोड़ोगे तो रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट जोड़ के क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल रोम्बस, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम। पांचवा, स्क्वायर को जोड़ोगे तो स्क्वायर ही बनेगा, स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगर सुनो मेरी बात, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम के अगर एंगुलर बाइसेक्टर को जोड़ोगे, ये एंगुलर बाइसेक्टर अगर इसके निकाले जाएंगे, एंगुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये जो बीच में रेड कलर की जो ये फिगर बनेगी किसके? ये क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। इसको जो जोड़ के यहां पे जो चीज बनेगी ना, वो क्या बनेगी? एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, क्या कि अगर एक दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अब इसके जो एंगुलर बाइसेक्टर निकलेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ये जो फिगर बनेगा ये वाला भी, ये भी क्या होगा? रेक्टेंगल। क्या बनेगा? ये एक रेक्टेंगल बनेगा। ये क्या लिए हम लोगों ने? एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर। क्लियर? तो ये चीज़ बनेगा, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, अब हमने ले लिया सर्कल। सर्कल के लिए हम लोगों ने पूरी स्टेज सजा के रखी थी पहले ही। ठीक है, आप एक बार देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है, तो ये है आपके पास सर्कल। सर्कल में अब जो पहली चीज़ है वो होता है कॉर्ड। क्या होता है? कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है। एक क्वेश्चन ये पूछता है डायमीटर क्या है, तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, डायमीटर भी क्या है? एक कॉर्ड है। तो एक क्वेश्चन क्या होगा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर, पासिस, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ से पास करेगा? थ्रू सेंटर। और इसको क्या बोलेंगे? डायामीटर। क्या बोलेंगे बेटा? डायामीटर। तो पहली बात ये तो आपको क्लियर होगी। दूसरी, कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये एक सेंटर है और यहाँ पे अगर आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड से अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ठीक है, और ये ए बी और ये पॉइंट सी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये चीज हो गया। अगली चीज आगे, अगर मान लो दो कॉर्ड इक्वल हैं, कॉर्ड्स की बहुत प्रॉपर्टी है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, फिर कॉर्ड्स की और प्रॉपर्टी है। हाँ, जैसे
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ए बी सी डी, और जो इसका ये डिस्टेंस होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, तो ये जितना भी ये डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ ए बी ओ एम एन, ठीक है, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा कब, इफ़ क्या दिया होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इफ ए बी जी, तो क्या लिखेगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। तो होप आपको ये भी प्रॉपर्टी क्या होगी, समझ आ गई होगी। मैं भूल ना जाऊं, मुझे तो खुद नहीं याद आ रहा है, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉर्ड्स की तो बहुत प्रॉपर्टी हैं। चलो आई थिंक इतनी सी बहुत है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द आएगी या तो कर लेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं हम सेंट्रल एंगल डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। अगली प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ से अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे और ये ऐसे और ये ऐसे, अगर ये एंगल x है तो ये उसका क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी। अच्छा अगली प्रॉपर्टी, अगर ये एक सेगमेंट है, इसके ऊपर अगर मैं चाहे ऐसे लाइन लगाऊं, चाहे मैं ऐसे करूं, चाहे मैं इस तरह से करूं, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक। अच्छा अगली प्रॉपर्टी, अगली कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास, ऐसे करते हैं, इससे लिख लेते हैं पहले। अगली प्रॉपर्टी, अगली तो ये हो गई कि अगर ये, तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि ए बी सी डी, ठीक है। तो इसको मैं ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 और बी प्लस डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं ये, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो होप आप सभी को ये सारे समझ आ गए होंगे यार, और कोई प्रॉपर्टी पता नहीं रहेगी, मुझे तो खुद याद नहीं है, वैसे आई थिंक मैंने सारी ख़त्म कर ही दी हैं। कई बार ऐसा भी आ सकता है, ये हो गया एंगल ऑन सेम सेगमेंट। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है प्रॉपर्टी की, जो बाहर वाला एंगल होता है, ये उसमें बतानी चाहिए थी मुझे, चलो कोई बात नहीं, ये इसमें भी यूज़ हुई है कहीं की जगह कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो के सम के इक्वल होता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। हाँ एक और चीज़ बता देते हैं आपको, हाँ एक और प्रॉपर्टी होगी एक तरह से, वो प्रॉपर्टी नहीं है बस ऐसे ही है, ये खाली देख के याद आ गया, ये ऐसे ए बी सी, ये एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 180 है, ये 180 हुआ ना, ये 180 हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट क्या आ जाएगा 90,
इसको भी प्रॉपर्टी बोलते तो वैसे है नहीं, बना दिया गया है। एंगल ऑन सेमी सर्कल कितनी होती है? 90 डिग्री। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, एक और रह गई प्रॉपर्टी, चेक कर लेते हैं अगर कोई रहती है। नहीं, आई थिंक तो हो गई। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। हो गई हो गई हो गई। बस अगर कोई हुई यार तुम लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में बता देना कि कोई रहेगी। चलो ये दिया हुआ तो मैं बना देता हूँ कुछ ऐसे ही। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर ये कॉर्ड लगा दिया तो इसको क्या बोलोगे? माइनर सेगमेंट। क्या बोल देंगे? माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले को फिर क्या बोल देंगे? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। चलो सारे सर्कल तो भर दिए हमने, ठीक है। चलो फिर आगे चलें। फिर ये रहा हीरोन्स फार्मूला, आप सभी का फेवरेट, बच्चे बच्चे का फेवरेट है। जैसे ये ए बी सी तीन साइड है, ए बी सी तीन साइड है, तो एस की वैल्यू, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है बेटा? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर। कई बार तो ये भी पूछ लेता है एस क्या है? एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्रीज को जोड़ना, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी का मतलब हो गया आधा, तो डिवाइडेड बाई 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो गया? तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस करो, एस में से एस माइनस ए करो, फिर एस माइनस बी करो, फिर एस माइनस सी करो। ये इतना सा है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताना है। इक्विलेटर ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, इसके ऊपर भी आपको काफ़ी हीरोन्स फार्मूला में दिख जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा? पेरीमीटर आप सभी को पता है, ये साइड अगर ए है, ये भी इक्विलेटरल है। कौन सा है ट्रायंगल? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में सारे साइडें ट्रायंगल की इक्वल होती है। तो पेरीमीटर का जो हो गया, पेरीमीटर क्या होगा? इसका 3 होगा। ए प्लस, कैसे बना? ए प्लस ए के साथ, तो ए 3 हो गया। तो एरिया इसका डायरेक्ट ही याद रखोगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या होगा आपके पास? वो होगा आपके पास √3/4 का साइड का स्क्वायर होगा। क्या होगा? √3/4 साइड का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं? होगा जरूर। उसके बाद है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या है? ये हो गया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये हो गया बेस और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो क्या होता है हमारे पास? हाफ करो इंटू बेस करो इंटू हाइट करो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, अब है सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो आपको 3-4 चीज़ें सिलेबस में है। जैसे आपके पास है कोन। कोन कुछ ऐसा दिखता है। कोन का ये क्या हो जाता है बेटा? रेडियस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। ये एल क्या हो जाता है? स्लांट हाइट। एल का मतलब स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। आर का मतलब क्या है? आप सभी को पता है, रेडियस है। आर का मतलब क्या है? रेडियस, ठीक है। एच का मतलब क्या है? हाइट। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है जी। क्या होता है? पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? ये क्या होता है जी? पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। टोटल सरफेस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन हो गया? अब आपके पास है सिलेंडर। सिलेंडर कैसा दिखता है? पहले जो है पहले वो कर लें। इसका तो एक ही क्वेश्चन है। एक है आपके पास, आपकी सिलेबस में एक स्फीयर है। कटिंग करते हैं। ये है हमारे पास, ये है, ये लो, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास एक स्फीयर, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास स्फीयर। अगर स्फीयर है तो इसी के साथ हेमिस्फीयर भी बना ही देते हैं, ठीक। तो स्फीयर हो गया, इसी के साथ हम लोग हेमिस्फीयर भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हेमिस्फीयर कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या हो गया हमारे पास, हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर ये भी आर है, ठीक है। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसका होता है, जिसका टॉप और बॉटम होता है। इसका तो टॉप और बॉटम नहीं होता, तो इसके लिए इसका वर्ड यूज़ क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr का स्क्वायर। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4/3πr का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फिर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ये 4/3 होता है, तो ये क्या होता है 2/3, क्या होता है बेटा 2/3πr³। अब इसके बाद है, अब इसका कर्व्ड और टोटल दोनों होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जितना इसका दिया हो उसका आधा, क्या होता है उसका आधा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये क्या होता है, ये 3πr² होता है। क्या होता है बेटा, 3πr का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम, ऐसे ये क्या बन गया, लो जी, ये लो, ठीक। फिर एक बना देते हैं जी, लो, इसके लिए भी एक अलग से फैसिलिटी हो गया, इसकी अलग होगी फैसिलिटी। इसका कलर चेंज कर दें जी, कर देते हैं। इसको ये वाला कलर दे देते हैं, ये वाला दे, ये वाला रेड कलर का कलर कर देते हैं इसको। हुआ लाल कलर, नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बाद में इसके बारे में चर्चा होगी। और ये क्या है हमारे पास, कोन, लो जी कोन। ठीक है। तो ये तो हमने 3 बना दिए। अब है हमारे पास एक और है फिगर, बना देते हैं फिर। क्या है हमारे पास, क्या है क्या है क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर बाबूजी ये ऐसे दिखते हैं सिलेंडर। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आर हो गया इसका, और ये क्या होगा इसकी हाइट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, तो वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है, ये इसका 3 टाइम्स होता है, या ऐसा बोल सकते हो ये πr²h, मतलब ये जितना भी, ये जितना है उसका 1/3 हिस्सा है, ये उसका 1/3 हिस्सा है, πr²h का 1/3। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है। अगर सिलेंडर में 30 लीटर पानी आता है तो इसमें 10 लीटर ही आएगा, उसका /3 हिस्सा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है आपके पास, 2πrh होता है। एक है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या है आपके पास 2πr इंटू r प्लस h, इंटू r प्लस h, क्लियर। तो ये तो हो गए आपके सारे फॉर्मूले, आई थिंक यही हैं सारे फॉर्मूले। और इसके बाद बस एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, जब भी किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करो, कन्वर्शन करो कोई भी, तो उसका क्या चीज़ सेम रखना है, वॉल्यूम सेम रखना है। क्या चीज़ सेम रखा जाता है, वॉल्यूम सेम रखा जाता है। ऐसे आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसके लिए भी अलग अलग लिंक हैं हमारे। हाँ जी, तो ये हम लोगों ने लिया ग्राफ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। ग्राफ में मैंने ये चीज़ें ली हैं। सबसे पहली बात क्लास मार्क, जैसे ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो मैंने ये लिया। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये देख लो 0 से 10, 0 से 10, 0
प्लस 10/2 तो कितना होगा 5। तो मुझे यही सिखाना था। देखो 5 फिर आया 10 और 20 30/2 15। तो ये तो क्लास मार्क निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, अगली चीज़ क्या पूछता है, जैसे 0 से 10 के बीच का मतलब क्या है, तो इसमें 10 नहीं इंक्लूड होगा। इसमें कहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते 9 तक काउंट होगा। अगर 10 से 20 की बात की जाए तो 10 से 20 का मतलब क्या है, 20 नहीं काउंट होगा, लास्ट नंबर 19 होगा, 18 होगा और यहाँ से 10 11 12 ऐसे शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में एक MCQ बन जाता है। अब बात है ये एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एक निकाल के दिखा देता हूँ। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले इसमें गैप कितने का, एक एक का, फिर इसमें एक का, फिर इसमें दो का, फिर इसमें दो का, फिर इसमें तीन का, फिर इसमें पाँच का, फिर इसमें दो का। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी का ये अब निकलती है। इसके बाद एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, आपके पास मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी, क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। एक बार नंबर तो फिक्स हो जाएगा, जैसे एक आ रहा है सभी में, तो सभी में ऊपर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नीचे क्या आएगा, क्लास साइज, इसका खुद का कितना, एक है, दो है, इसका भी दो है, इसका तीन है, इसका पाँच है, इसका दो है, इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहले की क्या है, पाँच है, इंटू तीन है। देखो 5 एकम 5 ये बन गया, 3 एकम 3 ये बन गया, इंटू फ्रीक्वेंसी सॉरी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी तो इधर बनेगी ना, 5 3 ये 2 इंटू हो जाएगा, ये 2 3 ये 6 हो जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे करके निकलता है। आप देखोगे तो यही चीज़ें निकली हैं। क्लियर, जैसे मैं एक की निकाल के दिखा देता हूँ, 7 से 10 की निकालता हूँ। 7 से 10 ये रहा, इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 3 तो सॉरी 9 कट के क्या गया 3, तो ये देखो ये 3 तक गया हुआ ना, 3 तक गया हुआ। तो ऐसे करना है। ठीक है, तो 15 के ये सारे हमने सारी स्लाइड्स भी भर चुकी हैं और काम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो फिर बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू एंड इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं अलविदा, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।